कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व में, तो उसका लॉजिक ये है कि जनरल रिजर्व क्योंकि ऑनर को बिलोंग करता है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ऑनर को बिलोंग करता है, इसका मतलब इसकी कैटेगरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी होने का मतलब इसका नेचर क्रेडिट होता है। अगर हमें जनरल रिजर्व बनाना है प्रॉफिट को कम करके, तो प्रॉफिट कम कैसे होगा? जब पी एंड एल का अकाउंट डेबिट होगा, और क्या एंट्री हो जाएगी? टू जनरल रिजर्व। इस तरह से 1 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी। अगर इसका प्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ दिखेगा? ये दो जगह, हर एंट्री के दो इम्पैक्ट जाते हैं। इसके दो इम्पैक्ट कहाँ जाएंगे? जनरल एंट्री से पता चल रहा है। एक तो पी एंड एल अकाउंट में ही दिख जाएगा, और पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए, और असेट लाइबिलिटी वाली साइड में ये लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नाम से 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये डेबिट इफेक्ट हो गया और ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछो। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? अब मैं तेरे को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में बोलूँ तो प्रॉफिट प्रोविजन हो या रिजर्व हो, दोनों ही किससे बनते हैं? पी एंड एल से। इसीलिए एंट्री क्या होती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट होता है। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तभी तो पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाई थी हमने, एंट्री याद आई? जब हमने डिस्काउंट ऑन डेटर की बनाई थी तब भी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाई थी। रिजर्व भी प्रॉफिट से ही बनता है, ठीक है। प्रोविजन क्या होते हैं? एस्टिमेशन ऑफ लॉस, कि बाद में नुकसान हो जाएगा तो हम अपना प्रॉफिट कम कर लेते हैं। और ये क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट है। वो होता है एस्टिमेशन ऑफ लॉस की वजह से प्रॉफिट कम करना, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट है कि प्रॉफिट को हमने एक्यूमुलेट कर लिया, एक पोटली में रख लिया, वो जनरल रिजर्व कहलाती है। कि फ्यूचर में किसी जगह पे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ये पैसा इस्तेमाल कर पाए। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होनी चाहिए इस पे? इसके इम्पैक्ट कहाँ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? किसी का कोई सवाल है? हम पढ़ रहे हैं, अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो जाता है, मतलब गुड्स में आग लगी, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, अगर केवल इतनी ही कहानी हो तो एंट्री क्या करोगे? कहानी बस इतनी है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या ड्यू टू फायर, ₹1,00,000। तो हम एंट्री करेंगे, ठीक बोल रहे हो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, और ये 1 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं कहानी में एक बात जोड़ दूं, अगर कि इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और है, अमाउंट इंश्योर्ड ₹1,00,000। अब क्या करोगे? इंश्योरेंस ले रखा है तुमने, उसका प्रीमियम भरते हो और अमाउंट इंश्योर्ड है 1,00,000। अब क्या? अब क्या? अभी भी यही एंट्री होगी। पर अगर मैं ये भी कहने लगूं, क्लेम एक्सेप्टेड ₹80,000, अब बोलो क्लेम एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? भाई हमने उस इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट किया कि हमारे यहाँ आग लग गई है, अमाउंट इंश्योर्ड 1,00,000 का है। हमने जब क्लेम किया तो उन्होंने आए, उन्होंने देखा आग लग गई है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, और उन्होंने अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई। उनका जो भी सर्वेयर था उसने आके देखा, यार कि आप जो गुड्स क्लेम कर रहे हो 1,00,000 रुपए का तो नुकसान नहीं है, आपका 80,000 रुपए का नुकसान है, हम 80,000 रुपए आपको दे देंगे। ये उसने एग्री कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है आपका क्लेम 80,000 रुपए का। अब मुझे बताओ, अब क्या करना चाहिए? क्या मेरा लॉस बाय फायर की एंट्री गलत है? लॉस बाय फायर होगा या नहीं होगा फिर?
मेरा सवाल ये है, डेबिट किसको कर दूं? गुड्स तो, देखो मेरी बात सुनो, गुड्स तो डिस्ट्रॉय हुआ ही हुआ है, इसको तो हाथ लगा ही नहीं सकते। गुड्स तो जल गया है तो परचेज तो कम करनी पड़ेगी, हाँ या ना? मैं पूछ रहा हूं, परचेज तो कम करनी ही पड़ेगी, गुड्स तो जल गया है। लॉस बाय फायर को हम कम करना चाहते हैं कि सर लॉस बाय फायर तो आपका 80,000 रुपए का लॉस तो मत मानो आप, क्योंकि आपको ये पैसे तो मिलने वाले हैं, तो इस लॉस को 80,000 से कम करो। अरे 80 से ही कम करूंगा, क्लेम एक्सेप्ट 80 ही है, 1 लाख नहीं है। डेबिट किसको करूं? ये मत बोलना परचेज डेबिट कर दो, पहली इच्छा तुम्हारी ये होगी। परचेज कैसे डेबिट कर दोगे? परचेज कैसे डेबिट कर सकते? गुड्स तो डिस्ट्रॉय हुआ है, पैसे मिल जाएंगे किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। तो एक्चुअल में इंश्योरेंस कंपनी डेटर बन जाएगी, बात समझ में आई? या इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकते हो इसको, अभी देखते तुम्हारी बुक वाले किस नाम से लिखते हैं इसको, वही वाला यूज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करो या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट करो, वो डेटर के नाम से डेबिट कर रहे हो और ये क्लेम के नाम से असेट बना रहे हो। ये एंट्री पास हो जाएगी 80,000 से। तो देखो गुड्स भी कम हो जाएगा परचेज की वजह से, और लॉस बाय फायर 1 लाख से डेबिट हुआ, 80,000 से क्रेडिट हुआ, अभी 20,000 रुपए का लॉस बचा है। अगर मैं लेजर बनाऊं लॉस बाय फायर की, तो लॉस बाय फायर में 2 एंट्रीज आई हैं, एक परचेज वाली जिसकी वजह से लॉस बाय फायर डेबिट हुआ था, 2 परचेज 1 लाख, और क्रेडिट हुआ है लॉस बाय फायर बाय इंश्योरेंस क्लेम 80,000। समझ में आ रहा है? ये जो 20,000 रुपए बचे हैं ये किस बात के हैं? इसे तो लॉस मानना ही पड़ेगा, ये तो नुकसान हो ही गया, इंश्योरेंस कंपनी ने भी पैसे नहीं दिए। 1 लाख रुपए का गुड्स जला था, उसने 80,000 रुपए दिए, तो 20,000 रुपए का तो मेरा नुकसान है, ये P&L में जाएगा। अरे कुछ समझ में आया कि ऊपर से गया? P&L अकाउंट में क्या होगा? P&L अकाउंट में 2 लॉस बाय फायर आएगा 20,000 रुपए। ट्रेडिंग अकाउंट में भी कुछ होगा, बिल्कुल होगा, परचेज अकाउंट को आपने कम किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी कुछ होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज जो भी होगी आपकी उसमें से माइनस हो जाएगा लॉस बाय फायर, और बैलेंस शीट में भी कुछ होगा। बैलेंस शीट में क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, 80,000 रुपए यहां मिलेंगे। जरा इफेक्ट देखो, ये असेट है, ये डेबिट इफेक्ट हुआ 80,000 का, ये डेबिट इफेक्ट हुआ 20,000 का, 1 लाख का डेबिट इफेक्ट, और ये लॉस बाय फायर जो परचेज कम करी है हमने वो कितने से करेंगे? 1 लाख रुपए से। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट इफेक्ट। देखो बराबर हो गए डेबिट और क्रेडिट, और 3 अकाउंट में इंपैक्ट चला गया टुकड़ों में। किसको समझ में नहीं आया? पूछो पूछो पूछो। गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था 1 लाख रुपए का, हम जनरली ये एंट्री तो करते ही करते, फिर हमें ये पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर लिया, ये इंपैक्ट नहीं होता तो यही बात खत्म हो जाती, पूरा लॉस बाय फायर P&L में चला जाता और परचेज से कम हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन भी मिल गई कि भाई इंश्योर अमाउंट जो था वो इंश्योर्ड था लेकिन क्लेम एक्सेप्ट हुआ है 80,000 का, तो हम 80,000 का ही क्लेम एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो 1 लाख का क्लेम एक्सेप्ट कर लेता तो ये 20,000 वाला स्टोरी नहीं बचता, 1 लाख से 1 लाख सेटल हो जाता। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर इंश्योरेंस क्लेम 1 लाख ही मिल जाता तो यहाँ पूरा 1 लाख आ जाता और ये 20,000 आता ही नहीं, P&L में कुछ जाता ही नहीं, क्योंकि फाइनली फिर लॉस होता ही नहीं। कैसे लॉस होता? 1 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, पर उसने 80 ही दिया, इस वजह से 20,000 का नुकसान है। किसको समझ में नहीं आ रहा है? कुछ रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा तुम्हें कितना समझ में आया है। बोलो। एग्जाम्पल देखते हैं। परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023,
तो हमने परचेज किया था कितने का, 50 लाख का इस साल में। ऑन 28 फरवरी 23 स्टॉक कॉस्टिंग 80,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 23 तारीख को हमारे 28 फरवरी को हमारे आग लगी और आग में 80,000 रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। द स्टॉक वॉज इंश्योर्ड, ये स्टॉक इंश्योर्ड था, एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम, उसने एक्सेप्ट कर लिया क्लेम 70,000 का, 80 का नहीं किया, 70 का किया 28 मार्च को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने क्लेम 28 मार्च को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? 31 मार्च के बाद करता सर तो 31 मार्च को हमें तो पूरा का पूरा नुकसान मानना पड़ता 80,000 का। मेरी कुछ बात समझ में आई कि ऊपर से गई? 31 मार्च को हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। 31 मार्च के दिन हमें अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोलेगी कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम तो यही मानेंगे कि पूरा नुकसान बनाओ। 28 मार्च इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने बताई कि 28 मार्च को एक्सेप्ट हो गया, तो 31 मार्च को हमें ये पता है कि 70,000 रुपए आ जाएंगे। नेसेसरी एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है और इंपैक्ट दिखाने के लिए बोल रहा है। चलो बताओ कौन कौन सी एंट्री पास करोगे और क्यों? घटना को समझते जाओ और एंट्री हो जाएगी अपने आप। बोलो बोलो, पहले क्या करना चाहिए? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नुकसान हुआ है, उस नुकसान की एंट्री करो। ये तो तुमने वैसे भी बता दी थी, जल्दी बताओ। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने रुपए के से एंट्री करनी चाहिए हमें? 80,000 से। और हम इसका मतलब है कि हम ये मान रहे हैं 80,000 का नुकसान हुआ। ये एंट्री किस तारीख को होनी चाहिए? मैं तारीख भी पूछूंगा। किस तारीख को? ना, 28 फेब, जिस दिन आग लगी उसी दिन हो गया नुकसान। ऊपर देख क्वेश्चन और फिर बता। मार्च को क्लेम एडमिट हुआ है, आग भी मार्च को ही लगी है। मैंने कुछ गलत पढ़ लिया क्या? अरे यार, फुल स्टॉप के बाद ऑन 20th फेब लिखा हुआ है। मेरी बुक दिखी तुझे? चलो बढ़िया है, तेरी बुक में है तो फिर कोई बात नहीं, तू ठीक बोल रही है। पर वहां पे फेब लिखा हुआ था, जिस दिन आग लगी उस दिन एंट्री, और तेरी बुक पुरानी है, आउटडेटेड। आगे चलो, 28 मार्च को क्या एंट्री करोगे? 28 मार्च को क्या एंट्री करोगे? उस दिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, वो कह रही है कि मैं पैसे दे दूंगी 70,000। बताओ। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी। इंश्योरेंस कंपनी और इन क्लेम में क्या अंतर है सर? ये डेटर बना रहे हो और क्लेम का मतलब असेट बना रहे हो। टू, अरे अब नुकसान कम करो ना, वो पैसे दे रही है तो। टू लॉस बाय फायर, कितने रुपए? 70,000। अभी तो आराम से दिख रहा है 10,000 का नुकसान तो सर अभी भी है, उसे तो 70,000 ही एक्सेप्ट किया है, वो 10,000 का नुकसान कहां जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 10,000। और ये 10,000 अगर इजीली समझ में नहीं आया तो मैंने तुम्हें बताया क्या बना दो, लेजर बना लो। किसकी? ये लॉस बाय फायर की, तो पता चल जाएगा कितना बैलेंस है लॉस बाय फायर में जो P&L में जाना चाहिए। अरे एंट्री से एंट्री हो जाएगी, ये जनरल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी। टू परचेज डेबिट साइड पे 80 और बाय इंश्योरेंस कंपनी 70 क्रेडिट साइड पे, तो अपने आप बचेगा कि 10,000 रुपए का अभी हमको P&L में डालना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, कि करके बताऊं फिर से? बोलो। अब मुझे वापस से तुम बताओगे, डेबिट इफेक्ट भी बताओगे और क्रेडिट इफेक्ट भी बताओगे, क्योंकि हमें तो यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले जाना है ये एंट्रीज को। हाँ, डेबिट इफेक्ट के लिए कहां कहां इफेक्ट जाएगा, क्रेडिट के लिए कहां कहां जाएगा। तो पहले तो सोचो कि ये इन एंट्रीज के इंपैक्ट कहां कहां जाना चाहिए। परचेस का इंपैक्ट है, देखो सीधे सीधे दिख रहा है परचेस का इंपैक्ट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना ही चाहिए। हाँ या ना? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ये डेटर है कि नहीं है? इसको बैलेंस शीट में जाना चाहिए।
बोलो हाँ कि ना। इंश्योरेंस कंपनी डेटर बनेगा कि नहीं हमारा, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा सर, हाँ। और फाइनली ये बता ही रहा है कि P&L में जाऊंगा मैं 10,000। तो 3 इंपैक्ट जाने हैं, मुझे बताओ। P&L अकाउंट में डेबिट साइड इंपैक्ट है, बैलेंस शीट में भी डेबिट साइड इंपैक्ट है। तो डेबिट साइड में 2 जगह इंपैक्ट गया, कहां कहां, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे इंपैक्ट कैसे गया, जब हमने लिख दिया यहाँ पे टू लॉस बाय फायर। कितने रुपए का P&L बना, केवल 10,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि बाकी का इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। असेट साइड पे आएगा इंश्योरेंस कंपनी 70,000। किसको समझ में नहीं आया, ये टोटल 80,000 का डेबिट इंपैक्ट है। ये बैलेंस शीट में एसेट, ये डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है, यही होती है। ये एसेट जो है ये होती ही डेबिट नेचर की है, दोनों डेबिट इंपैक्ट है। क्रेडिट इंपैक्ट कहां गया, मैं पूछ रहा हूं, क्रेडिट इंपैक्ट कहां गया, ट्रेडिंग में। कैसे गया, टू परचेज। इस क्वेश्चन में तो उसने दी भी है शायद 50 लाख है ना, देखो मेरी मेमोरी ठीक है कि नहीं है, 50 लाख है कि नहीं परचेज का फिगर पूरे ईयर का। ऐसा ऐसा लग रहा है मैं अकेले क्वेश्चन कर रहा हूं, और यहां पे पूरा 80,000 माइनस हो जाएगा। तो डेबिट साइड पे माइनस हो रहा है, ये भी क्या है, क्रेडिट इफेक्ट है। तो देखो मैंने बराबर दिखा दिया 80,000 के डेबिट इफेक्ट और 80,000 के क्रेडिट इफेक्ट। किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो, यही अभी समझाया था, यही फिर से समझा दिया, पूछो पूछो।